चलिए बताइए, आप क्या बता रहे हो सीएस के बारे में? बताओ। इसमें कुछ याद करने वाला तो है ही नहीं कि याद करना पड़ेगा। बस फिर सिंपल चीज़ बतानी है आपको कि जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है वो कोर्स में क्या आपको ऐसा दम लग रहा है जिस वजह से आपने ज्वाइन किया। जैसे बता रहे हो कि जो सीएस है वो सीए से आसान है, थोड़ा इजीली इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई रीज़न हो जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया है इसको? अच्छा, आपके सर ने आपको बताया नहीं भी इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, क्या काम करना पड़ता है बाद में? कंपनी में तो काम करना पड़ता है, ठीक है, पर मतलब फ्यूचर कितना ब्राइट है, कैसे है इसका कोर्स का? बैठो। तो आपका ऐसा मानना है कि जो सीएस कोर्स है वो सीए से आसान है? हाँ जी, नेक्स्ट आगे। दोबारा बताओ। केस। ठीक है, ये काम सीएस का होगा। ठीक है, बैठो। जो आपने बताया उसका मीनिंग ये बनता है, सीएस वर्क्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी इन कोर्ट। कि कोर्ट के सामने कंपनी की तरफ से केस लड़ने वाला बंदा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अच्छा, फिर सीए क्यों नहीं ज्वाइन किया? अच्छा, तो तुम्हारा कंफर्म नहीं है सीएस का? क्यों? अब मान लो कल आप सीए वाली क्लास में बैठ जाओगे और फिर आप सीएस के बारे में रिसर्च करोगे और फिर दोबारा यहाँ पे आगे फिर तो रिसर्च क्यों नहीं किया? बताओ। वो कब पता है? जब पता है हमें कि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास, अच्छा ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है, कौन कौन से ऑप्शन पता है आपको? हाँ, बीकॉम हो गया, बैंकिंग, सीए, सीएस, बीबीए। तो इनमें से किसके किसके बारे में रिसर्च किया आपने? बीबीए के बारे में, और बीकॉम के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सीएस के बारे में रिसर्च नहीं किया? क्यों नहीं किया? जब चार कर लिए तो पांचवा ऑप्शन क्यों छोड़ दिया? टाइम नहीं था? नेट खत्म हो गया था? फिर जब चार ऑप्शन के बारे में रिसर्च आपने कर लिया, पांचवा ऑप्शन क्यों छोड़ दिया? अगर आप सिर्फ सीए के बारे में रिसर्च करते फिर मैं क्वेश्चन नहीं पूछता ये कि चलो आपने एक के ही बारे में रिसर्च किया और बाकी चारों को छोड़ ही दिया। उसके पीछे रीजन, उसको छोड़ने के पीछे रीजन नहीं है? अच्छा, सीए के बारे में रिसर्च क्यों किया? इंटरेस्ट था। अकाउंट्स प्रैक्टिकल स्ट्रांग है आपका, थ्योरी स्ट्रांग नहीं है? थ्योरी कम स्ट्रांग है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी राय आपको ये है कि सीए ज्वाइन करने से पहले एक बार सीएस के बारे में रिसर्च कर लेना। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना कहाँ जाना है। मतलब मैं आपको ये इस तरीके से फोर्स नहीं कर रहा कि आप सीएस में आओ, पर जो आपको पांच ऑप्शन पता है तो उन पांचों ऑप्शन को पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करो आप। उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सी लाइन मेरे लिए सही रहेगी। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो पेंडिंग पड़ा है आपका, उस पर पहले रिसर्च करना, आप चाहे मन ना हो उसका करने का। रिसर्च करने के बाद आप जो अपना डिसीजन लोगे ना, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ताकि कल को आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मतलब मैंने पांचवें कोर्स के बारे में सर्च नहीं किया था, क्या पता वो सबसे आसान था और मुझे
कहीं वहीं तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कई बार हमारे माइंड में आ जाता है किसी और कोर्स को ज्वाइन करने के बावजूद भी, जहां हम कामयाब नहीं हो पा रहे, उस टाइम पे हमारे माइंड में आती है। अब मान लो आप सीए ज्वाइन कर लेते हो, सीएस को बिना रिसर्च किए, ठीक है, और सीए आपका पहली पहली बारी में भगवान करे पास हो जाए, फिर आपके माइंड में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि मुझे सीएस के बारे में रिसर्च करना चाहिए था। पर कई बार ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारे एग्जाम कई बार क्लियर नहीं हो पाते, या माइंड पे पढ़ाई का बर्डन बढ़ गया है। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि काश मैंने सीएस के बारे में भी सर्च किया होता, और क्या पता मेरे लिए वो लाइन सही होती। ठीक है, तो ज्वाइन करने से पहले आप एक बार उसके बारे में सर्च करना आज जाके घर पे, कि सीएस क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। उसके बाद डिसाइड करना आपको पांचों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। पांचों में से ऑप्शन तो दो ही बता रहे हो आप, दो में से कोई एक चूज करना है ना। हाँ, बैठो। नेम क्या है आपका? विकास। विकास क्लास में दो हो गए। बैठो। नेक्स्ट आगे। नेम क्या है? धर्मवीर। हाँ जी। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने काम का नाम। अब सीएस के बारे में बताओ आप मुझे। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या आपने पढ़ा? हम्म। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, पहले मैं वही जान रहा हूँ ना कि पहले मुझे, मैं तो देखो बताऊंगा ही, मेरा तो काम ही वही है पढ़ाने का। पहले मुझे जानना यह है कि आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है सबने, उसकी नॉलेज कितनी है आपको, फिर मैं उस लेवल से बताऊंगा आपको कि आपको इतना पता है और मुझे इतना सब बताना है आपको। ट्रायल तो है, वह ठीक है। मतलब कुछ आपने ट्रायल क्लास ज्वाइन की है, कुछ सोचा तो होगा ना कि ये कोर्स क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा भी आपने इसके बारे में? कोई बात नहीं, बैठो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। खुशी। हाँ जी, बताइए। हम्म, कहाँ से हो आप? स्कूल भी वहीं पे? ठीक है। तो उन्होंने मोटिवेशन सिर्फ सीएस के लिए दिया या सीए के लिए भी दिया था? हम्म, और सीए के बारे में नहीं बताया? अच्छा, सिर्फ सीएस वाली बात पे ध्यान दिया आपने। ठीक है, तो क्या ध्यान दिया? तो क्या क्या कुछ समझाया उनकी बातों से आपको कि सीएस कोर्स में क्या होता है क्या नहीं होता? हम्म, कोई बात नहीं, बैठो। नेक्स्ट आगे। गुरप्रीत। ज्योति। हाँ जी, बताओ। हाँ, कौन से स्कूल से हो? कहाँ पे? अच्छा, दोनों का सेम स्कूल है? अच्छा, ठीक है। तो आपको कुछ पता है इसके बारे में, कोर्स के बारे में? हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है, बैठो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। सुमन, कहाँ से? ठीक है। हाँ जी, बताओ। हम्म,
बढ़िया बताया आपको। फोन जेब में डाल लो। फोन जेब में डाल लो भी। हाँ जी। तो इन्होंने जो बताया वो काफ़ी ठीक बताया सीएस के बारे में, कि सीएस जो होगा वो इंडिया में जो कंपनीज हैं, चाहे कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अब पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो सब पढ़ेंगे हम, चैप्टर 4 में दिया हुआ है हमको, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बारे में पता भी हो गया पता आपको कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो उन कंपनीज में सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा नहीं होता कि सभी कंपनीज में चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कंपनी खोल ली और उस कंपनी में सीएस को अपॉइंट करना जरूरी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। एक लिमिट दे रखी है हमको, वो सब आगे पढ़ने वाले हैं हम। एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से ऊपर कंपनी की अमाउंट जाएगी, पेड अप कैपिटल जाएगी, तो वो सब समझेंगे हम बाद में। तभी एक कंपनी में सीएस को अपॉइंट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में चाहिए, ठीक है। और जितने भी लीगल काम होगा वो कंपनी के सारे संभालने वाला है। जितने भी कानून एक कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको ध्यान करना, उनको कंप्लाई करवाना, उनको फॉलो करना, कंपनी को पेनल्टी से बचाना, ठीक है। वो सारे काम सीए संभालने वाला है कंपनी के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे। नेम। मनीषा कहाँ से? ठीक है, बताओ। प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में भी चाहिए पब्लिक कंपनी में चाहिए, ठीक है। बैठो। नेक्स्ट आगे। कहाँ से? ठीक है। ठीक है। सी और सी एस दोनों के बारे में बताया था। वो सीधे बैठे, सीधे बैठो क्लास में। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट थ्योरी में है इसलिए आपने सी एस को चूज किया। बैठो। नेक्स्ट आगे। दोनों सेम स्कूल से हो? हम्म, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब कि एक हमारा पॉइंट रहता है चूज करने का ये भी, कि सीए में थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या आता है, ज़्यादा आता है अकाउंट्स का, टैक्सेशन का। तो जिनका थोड़ा प्रैक्टिकल में हाथ कमजोर होता है, मेरा भी ऐसे ही था, तो हम थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग रखते हैं बेस को, तो हम सीएस को चूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो जनरली सीए में जाते हैं, और जिनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे वो सीएस में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जैसा उन्होंने बताया था कि सीएस जो है, आपने बताया था ना शायद, कि सीएस जो है वो आसान है सीए से, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप जब सेकेंड लेवल पे आओगे सीएस के, सीएस एक्जी में आओगे या प्रोफेशनल में आओगे, तब खुद से आप समझ जाओगे कि सीएस जो है वो सीए से आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। मतलब आप दोनों कोर्स इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, और शायद आगे चल के क्या पता आपसे भी पूछे कि सीए सीएस में से बड़ा कौन होता है। एक कंपनी में सीए भी है और सीएस भी है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। सीए क्यों बड़ा होगा? फिर सीए में जाओ आप सब, सीएस क्यों कर रहे हो? अब जब आप बोल रहे हो कि सीए बड़ा होता है, फिर आप छोटा कोर्स क्यों कर रहे हो? जाओ सीए में बैठो जाके ऊपर क्लास में। किनको लगता है कि सीए बड़ा है सीएस से? तुम तो जाओगे वैसे भी सीए में, तुम्हें तो मैं क्या बोलूँ अब? ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सीए सीएस से बड़ा होगा, दोनों का अपना अपना स्टेटस है, ठीक है। और अगर एक कंपनी के अंदर पोजीशन के हिसाब से बात करें, अगर एक कंपनी में पोजीशन के हिसाब से बात करें, सीएस की जो पोजीशन होती है वो बड़ी होती है सीए से। सीएस का जो ओहदा होता है ना कंपनी के अंदर, वो सीए से बड़ा होता है, अगर हम पोजीशन की कंपनी के हिसाब से बात करें तो। और वैसे नॉर्मल बात करें तो ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है कि सीए बड़ा होगा सीएस से। दोनों के अपने अपने अलग तरीके हैं काम करने के, और दोनों ही अपने आप में बड़े बड़े ऑफिसर है, प्रोफेशनल ऑफिसर है, ठीक है। पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में पोजीशन जो होती है वो सीएस की बड़ी होती है सीएस, क्योंकि एक सीएस को ना हम कंपनी के अंदर, आप एक आगे डेफिनेशन पढ़ने वाले हो
KMP के नाम से, की मैनेजीरियल पर्सन बोल देते हैं इसको, ठीक है। की मैनेजरियल, की का मतलब इंपॉर्टेंट, इसको हम पर्सनल भी बोल देते हैं। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉई, कर्मचारी। तो KMP एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें आपको ये बताना होता है कि एक कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट, जरूरी एम्प्लॉयज कौन कौन से होते हैं। उसमें CS का नाम आता है, उसमें कहीं पे भी CA का नाम नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर कंपनी के CEO का नाम आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम आता है। तो इसमें CS का नाम भी जुड़ा हुआ है साथ में। तो कंपनी में पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो CS जो है वो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, और उसमें CA का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसमें 5-6 नाम लिखे हुए हैं कि KMP में कौन कौन आता है, उसमें CS का नाम लिखा हुआ है साफ साफ, पर CA का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, जो KMP की डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग देखें, तो किसका ओहदा बड़ा हुआ कंपनी के अंदर? CS का, वो KMP में आ रहा है, और CA का नाम KMP में नहीं लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर। और ये लॉ ने लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा, ये लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऐसा। तो कानून बनाने वाले खुद बोल रहे हैं कि कंपनी में CS का जो ओहदा होगा वो बड़ा होगा CA से, ठीक है। पर कोई भी जनरली हमसे पूछता है कि CA CS में से कौन बड़ा है, कौन सी पोस्ट बड़ी है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। दोनों ही अपने आप में अपने अपने पोस्ट के अंदर क्या है, हाँ। और कोई भी कोर्स दोनों में से आसान नहीं है। मानो तो दोनों आसान कोर्स है, और नहीं मानो तो दोनों ही मुश्किल कोर्स है। बाकी वो तो हम पढ़ेंगे, लेवल हमारा आगे बढ़ेगा CS में या CA में, जिसमें भी करोगे आप, आपको खुद से समझ आएगा कि कौन सा कोर्स मुश्किल है, कौन सा आसान है। दोनों ही मुश्किल है अपने आप में, और दोनों ही आसान है अपने आप में। वो हमारी डेडिकेशन पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हम पढ़ कैसे रहे हैं, और कुछ नहीं है। सीधी सी बात यह है, पढ़ने को कोई बच्चा 15 से 17 घंटे भी पढ़ता है पास होने के लिए, चाहे वो कोर्स CS हो चाहे वो कोर्स CA हो। पास होने वाले 8-8 9-9 10 घंटे भी पढ़ के भी पास होते हैं, चाहे CA पढ़ रहे हो चाहे CS पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ना कहीं लिखा हुआ है बुक के अंदर कि 15 घंटे पढ़ेंगे तो ही CA पास होगा, तो ही CS पास होगा, एग्जाम पास होगा, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना हुआ है। तो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है हम किस लेवल से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर कितनी स्ट्रांग है। फोन, अभी क्लास में फोन बटन दबाया था आपने, लाइट ऑन हुई थी, टाइम चेक कर रहे थे, फिर कोई नोटिफिकेशन आई थी, तो वो डिस्ट्रैक्शन है क्लास के अंदर। ये सब चीजें ना हमको पढ़ाई से दूर करती हैं। मैं क्लास के अंदर फोन बिल्कुल साइलेंट रखता हूँ, बिल्कुल साइलेंट, वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं होता है मेरा फोन क्लास में। और फोन मेरा उल्टा होता है, कभी भी सीधा फोन नहीं रखता क्लास में, मैं उल्टा रखता हूँ फोन अपना। पता नहीं हजारों नोटिफिकेशन आती रहती है क्लास के बीच में, कभी किसी कंपनी से, कभी किसी से, कभी किसी से, और कई बार कॉल्स भी आते रहते हैं। इवन कई बार अभिषेक सर का भी फोन आ जाता है, या किसी और टीचर का भी, तब भी मेरा फोन बिल्कुल साइलेंट मोड पे होता है। मुझे नहीं पता चल रहा किसका फोन आया किसका नहीं, फोन उल्टा होता है। फोन सीधा रखूंगा मान लो मैं क्लास के अंदर, और वाइब्रेशन मोड पे रखूंगा। जनरल पे तो कोई भी नहीं रखता, मैं वाइब्रेशन पे भी नहीं रखता फोन। तो मुझे उस 1 घंटे में जब मैं क्लास ले रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जो फोन होता है ना, वो सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्ट करने का कारण है, डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अब मान लो बीच में फोन आ गया, फोन सीधा पड़ा है, या फोन है बिल्कुल साइलेंट पर सीधा होगा फोन, तो फोन आएगा, कोई मैसेज आएगा, तो लाइट तो ऑन होगी ना, तो ध्यान वहां जाएगा मेरा, ठीक है। और ऐसा होने से फिर बच्चे के माइंड में नेगेटिविटी भी आती है कहीं ना कहीं, कि सर का ध्यान बार बार फोन में जा रहा है, और मेरा भी फिर फ्लो टूटता है उस वजह से, कि मैं क्या पढ़ा रहा था और मेरा ध्यान वहां चला गया, मैं भूल गया। तो आप सब भी कोशिश करना कि फोन आपका जो रहे वो पॉकेट में रहे, उसको निकालना नहीं है क्लास के बीच में आपको, ठीक है। वाइब्रेशन पे रखो, कोई जरूरी नहीं है कि साइलेंट करो मेरी तरह फोन। मैं तो साइलेंट रखता हूँ, घर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी काम है, वो भी मुझे पता नहीं लगता। कई बार होता है ना, घर से फोन आ जाता है, कोई जरूरी काम होता है, मुझे वो भी नहीं पता लगता कि घर से ही फोन आया, क्या है क्या नहीं। मैं तो 1 घंटे के बाद फोन संभालता हूँ अपना क्लास के बाद।
क्लास खत्म होने के बाद कि क्या फ़ोन आया था, किसका था, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी फ़ोन साइलेंट मोड पे रखो। आप रखो वाइब्रेशन मोड पे, पर जनरल मोड पे फ़ोन नहीं होना चाहिए किसी का। वाइब्रेशन पे रखो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, घर से फ़ोन आया है, तो वो आप मुझसे पूछ के फ़ोन उठा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाके बात कर लो आप। पर घर के अलावा किसी और का फ़ोन उठाना ज़रूरी मतलब वो नहीं है कि हम उठाएँ फ़ोन क्लास के बीच में, ठीक है? कई बार होता है घर से मान लो कोई इमरजेंसी हो गई, अर्जेंट कोई काम आ गया, तो फ़ोन आ जाता है क्लास के बीच में। वरना पता तो घर वालों को भी है ना कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है, तो फ़ोन ना करें उसको हम। तो घर वाले भी अवॉइड करते हैं फ़ोन करने से। पर कई बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है कि फ़ोन करना पड़ता है, कोई ज़रूरी काम होता है। तो उस केस में आप फ़ोन उठा सकते हो, क्लास से बाहर जाके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर से फ़ोन आया है तो। और कोई फ़ोन नहीं उठाना, कोई दोस्त का है, किसी और का है, जो भी है, ठीक है? वही अवॉइड करना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 15-16 घंटे पढ़ेंगे तो ही पास होंगे। पढ़ने वाले 8-8, 9-9 घंटे में भी पास होते हैं। फिर उनका वो जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है वो खत्म होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, प्रोफेशनल में मैं था। प्रोफेशनल में हमारे पास भी उस टाइम फ़ोन थे, फेसबुक वगैरह उस टाइम फेमस थी। 2015-16 के आसपास की बात है। उस टाइम पे व्हाट्सएप तो था ही नहीं। तो फेसबुक थोड़ी पॉपुलर थी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब पढ़ने के बाद मान लो ब्रेक ले लिया, मान लो 2 ढाई घंटे पढ़ाई कर ली घर पे बैठ के, ठीक है? घर की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास की बात नहीं कर रहा। 2 ढाई घंटे पढ़ाई कर ली, सोचा कि थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं अब, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फ़ोन चलाया, फेसबुक खोल के बैठ गए, कब 1 घंटा गया पता ही नहीं लगता उसमें तो। कितना मर्ज़ी चला लो फ़ोन तो, ठीक है ना? 10 मिनट सोचा था 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फ़ोन चलाते हैं 10 मिनट के लिए, पर वो 10 मिनट से 1 घंटा कब हुआ पता ही नहीं लगता उसके अंदर, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, एंड्रॉइड फ़ोन छोड़ दिया और छोटा कीपैड वाला फ़ोन ले लिया। समझ गए, छोटे वाला जो फ़ोन आता है, ठीक है? मैंने कहा किसी को फ़ोन करना होगा तो इससे भी हो जाएगा, किसी का फ़ोन आना होगा तो इस पे भी आ जाएगा, ठीक है? अपने को करना क्या है, अपने को इंटरनेट से दूर जाना है, तो फ़ोन ही बदल लो, जब तक पेपर पास नहीं हो जाए तब तक के लिए। तो मैंने फ़ोन बदल लिया अपना। उसके बाद इंटरनेट गायब और पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं, पढ़ने की जो क्षमता है, उसे अवॉइड करती है, उसे ख़त्म करती है, वो सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें आपको दूर करनी पड़ेंगी, तब जाके आप पढ़ाई कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप फ़ोन छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठो, उस टाइम पे कोई भी आपके आस-पास ना हो। चाहे आप 1 दिन में पढ़ो 2 घंटे, चाहे आप पढ़ो 1 दिन में 5 घंटे। जब आप पढ़ने बैठो ना, उस टाइम पे ना तो आपके पास फ़ोन हो आपका, ठीक है? ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए बार-बार आए और ना ही कोई और। बिकॉज़ जो टाइम पढ़ने का होता है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन होगी, फिर पढ़ाई कब करोगे आप? पढ़ाई कैसे करोगे आप? और ये सब समझाने के पीछे मेरा पर्पज़ यही है, अभी आप सीएस-ईटी के लेवल पे हो, अभी तो आप बहुत मतलब कि मैच्योर हो ही नहीं, इमैच्योर हो। अगर आप ये सब बातें अभी से समझ जाओगे, तो आगे एग्ज़ी में, प्रोफ़ेशनल में बहुत काम आएगी आपको, ठीक है? या आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो सीएस के बारे में सोच रहे हैं, सीए के बारे में सोच रहे हैं सॉरी, तो सीए में जाओगे, तो वहाँ भी बहुत काम आएगी आपको चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। आपको बार-बार अटेम्प्ट नहीं देने पड़ेंगे पेपर के। अब बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं हमसे कि सर मैं घर पे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, फिर भी पास नहीं हो रहे, क्या समस्या है समझ नहीं आ रही। पढ़ाई में भी कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है? बैठे रहते हैं किताबें लेके, पढ़ते रहते हैं, फिर भी सर रिजल्ट नहीं आ रहा पॉजिटिव, क्या करें क्या ना करें? अब मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में भी आपके कभी बीच-बीच में फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हो, कभी घर वालों ने कोई काम दे दिया, वो काम करने जा रहे हो, कभी कोई दोस्त आ गया, उससे आधे घंटे बैठ के बातें मार ली। तो ये सब चीज़ें 10 घंटे की पढ़ाई में कोई फ़ायदा दे रही हैं आपको? नहीं दे रही कोई फ़ायदा। इससे बढ़िया पढ़ो ही मत फिर आप। क्यों नाम कर रहे हो कि 10 घंटे पढ़ा हमने? वो नाम भी हो गया पढ़ाई का, फ़ायदा भी नहीं हुआ कोई। इससे बढ़िया 10 घंटे छोड़ो, आप 4 घंटे पढ़ लो। और उन 4 घंटे में ऐसा पढ़ो कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको। 10 घंटे वाला काम आप 4 घंटे में कर सकते हो, अगर आपके आस-पास डिस्टर्बेंस नहीं है तो। तो फिर वहाँ आप जो 4 घंटे में पढ़ोगे, वही कोई नॉर्मल बच्चा 8 घंटे, 10 घंटे में पढ़ रहा होगा उस चीज़ को। तो उसी से फ़र्क पड़ता है कि हम 15 घंटे पढ़ें, पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप कम पढ़ के भी पास हो सकते हो। वो हमारी कंसंट्रेशन पावर पे डिपेंड करता है। पढ़ाई के टाइम पे हमारा ध्यान कहाँ पे है? पढ़ाई में ही है, किसी और चीज़ में है?
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर। चलो नेक्स्ट, आगे कौन था और? हाँ जी, आप नेम। हाँ, अच्छा, हाँ जी बताओ, सीएस के बारे में थोड़ा बहुत। गुंजन सर आए थे, गुंजन सर क्या बोल गए? अच्छा, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो वो अभी सीए कर रही है? कहाँ पे? अच्छा, क्लास कल से स्टार्ट हुई है उसकी भी? अच्छा, और आपका इंटरेस्ट थ्योरी में था? हम्म। हम्म। देखो जनरली सब बच्चों को पता तो ही होता है ना कि ट्वेल्थ के बाद बेसिक कोर्स तो बीकॉम है ही, कॉलेज तो है ही, सबको पता होता है। प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जनरली जानकारी नहीं होती। हालांकि अब तो खैर सी एस थोड़ा कोर्स अपग्रेड हुआ है, उसकी जानकारी मिली है लोगों को। मतलब जब हम करते थे उस टाइम पे किसी को पब्लिक में अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि हम सीएस कर रहे हैं, वो बोलते हैं ये कौन सा कोर्स है। तो 2011-12 की बात जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे सीए का चलन था, सीए का। उस टाइम पे सीए का पता था लोगों को, पर सीएस के बारे में नॉलेज नहीं थी। लोग इसको पता नहीं क्या क्या फुल फॉर्म देते हैं, कंप्यूटर साइंस बोल देते हैं इसको कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हो। हमने कहा नहीं जी, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे हैं। क्या ये क्या होता है? उस टाइम पे कोर्स तो था पहले से, और उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था, पर आज के टाइम में बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। और काफी मतलब कि रेप्यूटेटेड कोर्स बन चुका है आज के टाइम में ये, अगर देखा जाए तो। हाँ। हाँ, देखो बीबीए में क्या होता है ना, बीबीए में हमारे पास बीबीए करने के बाद ऑप्शन एक ही बचता है, एमबीए का। अच्छा, उन्होंने कर रखा इसलिए बोल दिया बीबीए करने के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लो बीबीए से बढ़िया फिर मैं बोलता हूँ कि बीकॉम करो आप, ग्रेजुएशन ही करनी है ना, तो बीकॉम करो। बिकॉज बीकॉम करने के बाद ऑप्शन कई रहते हैं हमारे पास। बैंकिंग का ऑप्शन रह गया, ठीक है। कल को मान लो बीकॉम करने के बाद सीए ज्वाइन करनी हो, सीएस ज्वाइन करनी हो, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एमबीए करनी हो तो बीकॉम के बाद भी हो जाती है, एलएलबी कर लो। पर बीबीए करने के बाद ऑप्शन एक ही रहता है, एमबीए करने का। हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने साथ में कर रखी है। ये बीकॉम और सीएस साथ में कर रखी है मैंने भी। बैठो नेक्स्ट आगे। नेम? समीक्षा। ठीक, कहाँ से? अच्छा, सेम स्कूल से हो? अच्छा, पांचों सेम स्कूल से हो, ठीक है। हाँ जी बताओ। गुंजन सर ने गोली दी है सबको, मतलब है? हाँ। तो कोर्स के बारे में फिर आपने थोड़ी जानकारी हासिल की सर के बताने के बाद? कहाँ, यूट्यूब से? क्या कुछ समझा आपने वहाँ पे सीएस के बारे में? हम्म, ठीक है, बैठो नेक्स्ट आगे। हाँ, आशा, ठीक है। हाँ जी बताओ सीएस के बारे में। ठीक है। अच्छा, डीलिंग के बारे में, और? ठीक है, बैठो। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर थ्योरी में इंटरेस्ट है, उनसे मैं 2-4 क्लास के बाद सुनना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ेंगे ना अपने, 2-4 क्लास लग जाएगी। 2-4 क्लास में थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे, इकट्ठा हो जाएगा कंटेंट। फिर मैं आपसे सुनूंगा, देखते हैं थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। हम्म, और कोई दिक्कत नहीं है। हम एक, हाँ जी। एमसीक्यू टेस्ट होगा तो आपका?
थियोरेटिकल पढ़ेंगे सारा। एमसीक्यू आएगा सारा पेपर। हाँ, पूरा एमसीक्यू पेपर है आपका। हाँ। हाँ, प्रैक्टिस जो होगी वो हमारी एमसीक्यू बेस्ड होगी। चैप्टर पढ़ेंगे बुक में से, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, कोई इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है ना, 2 पेपर एमसीक्यू होते हैं और 5 होते हैं, सॉरी बाकी 6 होंगे आपके सब्जेक्टिव होंगे। उसमें को आंसर लिखना पड़ेगा थ्योरी वाला पूरा। ठीक है। सीएसईटी में सारे पेपर एमसीक्यू होंगे आपके, सारे होंगे इसमें। लॉन्ग शॉर्ट नहीं होते इसमें, जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 1 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते। मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश में करना आप। हाँ। हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। हाँ। हाँ। हाँ सेम पैटर्न चलेगा। प्रोफेशनल में एमसीक्यू कोई भी पेपर नहीं होगा। उसमें 2 पेपर या 3 पेपर होते हैं जो बुक खोल के आप कर सकते हो। हाँ ओपन एग्जाम के होते हैं। 3 पेपर ऐसे आएंगे जिनमें साथ में आप बुक लेके जाओ, बुक में से ढूंढ के आपको आंसर लिखना होगा। वो जब करोगे तो समझ आएगा तुम्हें। उसमें तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है। भी जैसे हमने बोल तो दिया, बुक आपके पास होगी, ढूंढ के आंसर लिख दो उसमें से। तो इतना आसान तो पेपर भी नहीं आएगा ना, वो तो आईसीएसआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसे भी पता है कि बच्चा बुक लेके बैठेगा। कितनी मर्जी बुक लेके जाओ आप, ये भी अलाउड है। कोई मर्जी बुक लेके जाओ, ये भी अलाउड है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो आईसीएसआई पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन वो ऐसा देते हैं घुमा फिरा के, समझ नहीं आता कंसेप्ट कहाँ से उठाया हुआ है क्वेश्चन का। ढूंढने में टाइम लग जाता है उसका आंसर को, कहाँ ढूंढे कहाँ ना ढूंढे बुक के अंदर। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। इसी पैटर्न पे होता है पेपर आपका। हाँ बस अकाउंट्स नहीं होती इसमें अभी, बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। हाँ। हाँ लो हो गया आपका। ठीक है, थोड़ी इकोनॉमिक्स भी होगी उसमें। जैसे आप एग्जीक्यूटिव में सारे पेपर नहीं होंगे, उनका 11 12 से कोई भी लिंक नहीं होता। सी एस ई टी में ही थोड़ा बहुत लिंक होगा 11 12 का, और कहीं में भी लिंक नहीं होगा। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, एन एन पी एफ सी एन डी पी एफ सी पढ़ा हुआ आपने। ठीक है ना, तो वो हमारे इसमें है, इको में करवाऊंगा मैं आपको वो। थोड़ा बहुत जो हमारी एक इंडियन इको की बुक होती है, इसमें हिस्ट्री बताई हुई है इंडिया की। ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट इसमें है। तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ी बहुत आएगी। कम्युनिकेशन हो गया आपका, ये आप बता रहे हो रीजनिंग वगैरह होगी, वो सब कवर हो जाएगी इसमें। हाँ शायद नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ इकोनॉमिक्स है थोड़ी बहुत। हाँ उसमें तो होता है। और लो हो गया, लो मेन होगा इसमें आपका। सीए में तो फिर एक पेपर सब्जेक्टिव भी होता है ना, लो का पेपर सब्जेक्टिव होता है, उसके सारे आंसर लिखने पड़ेंगे आपको पेपर में। ठीक है, बाकी 3 एमसीक्यू होते हैं, इसमें सारे एमसीक्यू होंगे पेपर आपके, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होगा इसके अंदर। हम्म, उसके बारे में कल बात करेंगे फिर, तो टॉपिक लंबा चला जाएगा वो। ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझसे कल पूछना जब मैं क्लास में आऊँगा, तब बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि फिर अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम भी हो गया, फिर वो टॉपिक लंबा चला जाएगा। हाँ जी। 3 साल तो आप एग्जाम के मान लो। ठीक है, एक एक साल हम एवरेज लेके चल रहे हैं एग्जाम्स का, पहली पहली बार में करते हो तो। बाकी ट्रेनिंग हो 21 महीने की आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। अब तो
इसमें भी क्या होता है ना, आप वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, CS एग्जी क्लियर हो गया, साथ में ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में कोचिंग भी करते हैं फाइनल के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग का टाइम बचा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि पहले सारे पेपर पास करेंगे फिर ट्रेनिंग करेंगे, तो 3 साल पेपर के मानो, 21 महीने की ट्रेनिंग मानो, कितना टाइम हो गया, 4.5 5 साल हो गए ना। हाँ, आप ऑनलाइन कोचिंग लो, ऑफलाइन कोचिंग लो, जो मर्जी कोचिंग लो साथ में, पर जो ट्रेनिंग का टाइम रहेगा उसके अलग कोचिंग लेनी पड़ेगी आपको। अब ट्रेनिंग का टाइम मान लो 10 से 6 है, ट्रेनिंग पे भी जाना है और सोच रहे हैं पढ़ाई भी कर लें। नाइट में ट्रेनिंग कौन दे, कोई नहीं देता। ऑफिस कौन सा खुलता नाइट में, कोई नहीं खुलता। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे ऐसे नहीं होता। आपका जो काम है वो डे में होने वाला है। तो ड्यूटी देने से आपका मतलब क्या है? ये थोड़ा है कि आप चपरासी बन जाओगे क्लास कंपनी के अंदर, या सिक्योरिटी गार्ड बन के काम करोगे। नहीं, हाँ नहीं, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। अब नाइट में ड्यूटी कौन देगा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देंगे, उनसे हमें क्या मतलब है। हमको जो काम करना है वो डे डे शिफ्ट में होने वाला काम है। हाँ, तो वो तो इवनिंग में आएगा, फिर नाइट में थोड़ा ना आएगा। नाइट तो फिर वो हो गया ना रात को। वो तो फिर फर्म पे डिपेंड करता है ना कि फर्म ने आपको ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी। हाँ, तो ये तो हो सकता है, मुझे लगा कि आप नाइट की बात कर रहे हो। हाँ, इस तरीके से तो कर सकते हो, पर ऐसे जनरली मतलब जनरली बहुत सी फर्म्स नहीं देती इस तरीके से ट्रेनिंग, और ऐसा करने से फायदा भी नहीं है। फायदा तभी है जब प्रॉपर तरीके से आप एक चीज करो। अब बच्चे क्या करते हैं, 10 से मान लो 6 ऑफिस है, ट्रेनिंग करनी है, तो वो 10 से 6 ऑफिस लगाएंगे। सुबह 5 बजे भी क्लास लगती है, कोचिंग चलती है सुबह 5 बजे दिल्ली में, उन बच्चों के लिए जिनको ट्रेनिंग भी करनी है और कोचिंग भी करनी है। तब सुबह 5 बजे क्लास ज्वाइन कर लो, 5 से 9 क्लास लगाओ, 10 बजे ऑफिस जाओ अपने, या शाम को 6 बजे के बाद भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं बच्चे। उसको कोई चीज, कोई भी बंदा अलाउ नहीं करेगा। अरे वो एक्सेप्शनल केस हो गया ना। अब मान लो आपकी कंपनी है, मैंने आपके पास ट्रेनिंग ज्वाइन करी, आप चाहोगे कि मैं आपके ट्रेनिंग के टाइम बीच में अपनी पढ़ाई करूं? कोई नहीं चाहता। एक्सेप्शनल केस कोई मान लो दो चार है, कोई जानकार है, वहां हो सकता है, जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो बाकी फिर थोड़ी जानकारी कर लेते हैं।